Hey friends, hello, what's good you all? Welcome back to this another session and as you all know we have started with the chapter number 3 but one section is left from chapter number 2, that is section number 10a. Firstly we'll go through that section and then we'll move to chapter number 3. Okay, so here is the section number 10a. Okay, that is a amended one. It has been incorporated in Companies Act 2013 by the virtue of Companies Amendment Ordinance 2019. Later on it became a Companies Amendment Act 2019. अगर आपको याद है तो मैंने आपको मेरा एक अमेंडमेंट लेक्चर देखने के लिए बोला था, तो उस अमेंडमेंट लेक्चर में मैंने आपको ऑर्डिनेंस और एक्ट का मतलब समझाया था। आपका रिप्लाई भी आया था ग्रुप पे मुझको कि सर हमने वो देख लिया है करके। तो वो ऑर्डिनेंस जो था कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 जो इमरजेंसी में लाया गया, ठीक है, और उसको बाद में उन्होंने एक्ट में तब्दील किया जिस एक्ट का नाम बना कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। ओके, तो उसी अमेंडमेंट एक्ट और उसी ऑर्डिनेंस के साथ ये जो सेक्शन नंबर है वो ऐड किया गया है, ठीक है। आप इसको अभी ऐसे भी पढ़ सकते हो, दैट इज कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। ओके, so a company incorporated after commencement of the Companies Amendment Act 2019 and having share capital shall not commence any business or exercise any borrowing power unless। अब ये क्या बता रहे हैं देखो, अगर मान लो मैं सेक्शन नंबर 11 को देखता हूं, किसको, सेक्शन नंबर 11 को देखता हूं, तो सेक्शन नंबर 11 जो अभी निकल चुका है, जो ओमिटेड है फ्रॉम द कंपनीज एक्ट 2013, वो भी डील करता था विद रिस्पेक्ट टू द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। अब उसको निकाला गया और इस सेक्शन को नए से ऐड किया गया। अब ये जो सेक्शन है ये भी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में ही बात करता है, लेकिन कुछ अलग बातें यहाँ पे बोली गई है। यहाँ पे ये लोग ये बोलते हैं कि भले ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, ओके, सेक्शन नंबर 7 के अंदर हमने बहुत सारा बड़ा प्रोसीजर देखा था, बहुत सिंपल भी था जिस प्रकार से आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट तो हो चुकी है, लेकिन जब तक आप सेक्शन नंबर 10A का कंप्लायंस नहीं करते हो तब तक आपकी कंपनी अपना ऑपरेशन चालू नहीं कर सकती, मतलब कंपनी अपने ऑपरेशंस को कमेंस नहीं कर सकती। इसीलिए सेक्शन का नाम पड़ा है कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस एटसेट्रा। ओके, तो बता रहे हैं कि कोई भी कंपनी जो कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, ओके, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है। अब गौरतलब करने की बात यह है कि सर ये कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 क्या चीज है और ये कब आया था, ठीक है, क्योंकि उसी दिन के बाद जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब उस दिन के बाद, किस दिन के बाद, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 आने के बाद जो भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई है उन्हीं कंपनियों ने इस सेक्शन नंबर 10A का फॉलोअंस करना है। उसके पहले की कंपनीज को ये फॉलोअंस करने की जरूरत नहीं है। तो हमको देखना पड़ेगा कि ये कौन सी डेट है जहां से ये कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 जो है वो एप्लीकेबल हो चुका है, ठीक है। चलो तो देखते हैं कि ये कब आया है। तो ये देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं कंपनीज एक्ट में अंदर घुस चुका हूं। तो ये रहा सेक्शन नंबर 10A, दैट इज अ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, और यहाँ पे 1 2 3 करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मान लो मैं एक को क्लिक करता हूं तो नीचे मुझको दिखाता है स्पेशल मेजर्स अंडर द कंपनीज एक्ट, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी, कोविड-19 आउटब्रेक वगैरह कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये अभी का नया अमेंडमेंट है, ठीक है, नोट में लिखा हुआ है। उसके नीचे अमेंडमेंट करके इंसर्टेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018, उसके बाद इंसर्टेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 और इंसर्टेड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। इफेक्टिव डेट देखो 2 नवंबर 2018, ये डेट और ये डेट आपको सेम लग रही है, जो मेरा हाथ यहाँ पे दिख रहा है 2 नवंबर 2018। तो ये जो कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 जो है उसका इफेक्टिव डेट हुआ करता था 2 नवंबर 2018। क्या बोलो, 2 नवंबर 2018। ऐसे क्यों, ये आया है 2019 में और 2018 से क्यों लागू है, मैंने आपको उस अमेंडमेंट लेक्चर में बताया था पहले ही, ठीक है। तो उस अमेंडमेंट एक्ट लेक्चर को जरूर आप देखना ताकि आपको समझे कि व्हाई दिस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस इवन इफ केम इन 2019 बट द इफेक्टिव डेट, यानी कि ये लागू हो चुका था 2 नवंबर 2018 से। तो हम भी यहाँ पे एक बात जरूर देखेंगे या फिर एक बात जरूर ये बोलेंगे कि जो भी कंपनीज 2 नवंबर 2018 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब 1 नवंबर 2018 और उसके पहले जो भी कंपनीज है उनको ये सेक्शन लागू नहीं है, ठीक है। क्वाइट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। क्या बता रहे हैं देखो,
कि जो भी कंपनी इस 2 नवंबर 2018, डेट को जरूर नोट डाउन करना अपने बुक में, 2 नवंबर 2018 के बाद जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो कंपनी अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? दो रिस्ट्रिक्शन डाले हैं इस सेक्शन के कि आप जो हो आप अपना ऑपरेशन चालू नहीं कर सकते, आप अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकते जिस भी काम के लिए आपने अपना कंपनी बनाया है। और यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर बोरोइंग पावर्स, मतलब आप मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते। बैंक के पास चले गए, बैंक से आपने लोन उठाने की कोशिश की, या फिर कोई एनबीएफसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहां से अपने अपने काम के लिए जो भी अल्ट्रा वायरस नहीं है, आप अपने रेगुलर ऑपरेशंस के लिए अगर मार्केट से पैसे उठाना चाहते हो तो भी आप क्या नहीं कर सकते, मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते, आप अपना बोरिंग पावर जो है उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो दो रिस्ट्रिक्शन डाले हुए हैं इस सेक्शन में। पहला, आप अपने बिजनेस को कमेंस नहीं कर सकते, और दूसरा, आप क्या नहीं कर सकते, बोरिंग पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। कब तक? अनलेस 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 कब तक? जब तक आपके कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, आपके कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, उन्होंने एक डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया। अब ये डिक्लेरेशन और अपना कंपनीज एक्ट सेक्शन नंबर 7 में जो डिक्लेरेशन था उसमें डिफरेंस है, ठीक है ना। ये डिक्लेरेशन क्या बता रहे हैं? A declaration is filed by the director within the period of 180 days from the date of incorporation of the company। क्या करना है? कंपनी के डायरेक्टर्स ने कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद 180 दिन के अंदर, 180 डेज के अंदर अंदर एक डिक्लेरेशन फाइल करना है इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, जो भी फॉर्म है, किसके साथ? विद द रजिस्ट्रार। अब उस डिक्लेरेशन में लिखना क्या है सर? उसमें क्या लिखना है? उसमें ये लिखना है दैट एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हैज पेड द वैल्यू ऑफ द शेयर्स एग्रीड टू बी टेकन बाय हिम ऑन द डेट ऑफ मेकिंग सच डिक्लेरेशन। मतलब उस डिक्लेरेशन के दिन, जो भी जिस भी दिन पे आप डिक्लेरेशन दे रहे हो, उस डिक्लेरेशन के दिन तक आपने, या फिर आपके कंपनी के जो सब्सक्राइबर है, वो आर द सब्सक्राइबर जो कंपनी के पहले पहले मेंबर हो जाएंगे। और आपको पता ही है कि कंपनी के जो पहले सब्सक्राइबर होते हैं उन्होंने एक शेयर, एटलीस्ट एक शेयर लेने का तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही है कंपनी के साथ। तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो उन्होंने वो शेयर क्या करने हैं? खरीद के लेने हैं। मान लेते हैं 10 रुपए का एक शेयर है तो 10 रुपए कंपनी को उन्होंने पे कर देने हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर ने ये डिक्लेरेशन लिख के देना है कि हमारे कंपनी के जो भी सब्सक्राइबर्स है उन्होंने कंपनी को क्या दिया है, जो भी पैसा, जो भी शेयर्स उन्होंने खरीदे थे उसके ऊपर जो भी पैसा ड्यू था उनका, वो सारा पैसा उन्होंने कंपनी के पास जमा कर दिया है। ये डिक्लेरेशन लिख के किसको देना है बोलो? आरओसी के पास सबमिट करना है। किसने? कंपनी के डायरेक्टर्स ने। अब ये डिक्लेरेशन सबमिट करने के पीछे का इंटेंशन क्या है लॉ मेकर्स का? लॉ मेकर्स ये चाहते हैं कि देखो, आप अपना धंधा चालू करने से पहले या फिर आप मार्केट से पैसे उठाने से पहले ये इंश्योर कर लो कि आपके जो अपने लोग हैं, दैट इज अ सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी, आपके जो अपने लोग हैं उन्होंने आपको पहले आपका पूरा पैसा दे दिया है। अरे पहले अपने ही लोग पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप बाहर जाके क्या पैसे उठा रहे हो? ये सुनो, तो जब तक आपके लोग पैसे नहीं देते हैं तब तक आप बाहर से पैसा नहीं उठा सकते। और अगर आपके लोगों ने पैसा उठाया है तो हमको आके बोलना, फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे और फिर आप क्या कर सकते हो, अपना धंधा चालू कर सकते हो और मार्केट से भी पैसा उठा सकते हो। ये इसके पीछे का इंटेंशन है। तो पहली चीज, पहला कंडीशन जो है वो क्या डाला हुआ है कि आपके कंपनी के डायरेक्टर ने आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद कितने दिन के अंदर? 180 दिन के अंदर, 180 डेज के अंदर अंदर आपने एक डिक्लेरेशन आरओसी के पास सबमिट कर देना है। और उस डिक्लेरेशन में कंपनी ने, डायरेक्टर्स ने क्या लिखना है कि कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स टू एमओए है उन्होंने कंपनी को उनके शेयर्स जो उन्होंने एग्री किए थे एट द टाइम ऑफ सब्सक्राइबिंग टू द एमओए, वो सारे शेयर्स उन्होंने क्या कर लिए हैं? खरीद लिए हैं। और उसके ऊपर जितना भी अमाउंट ड्यू था वो कंपनी को पे कर दिया है। ये रहा पहला कंडीशन। और यहाँ पे एंड डाला हुआ है। एंड मतलब दोनों कंडीशंस को आपने साइमल्टेनियसली फॉलो करना है। दूसरा कंडीशन, आपने सेक्शन नंबर 12 तो पढ़ा ही रहेगा। ये सुनो, मैंने आपको सिखाया सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 के सबसेक्शन 2। अब सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 क्या था? 1 ये था कि कंपनी ने क्या करना है, अपने कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद 30 दिन के अंदर अपना एक रजिस्टर ऑफिस सेटअप कर लेना है। ये सुनो, बिकॉज इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हमने एक रिक्वायरमेंट जो थी आरओसी की, कि एड्रेस फॉर द
करस्पॉन्डेंस या फिर एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन हमने दे देना है, क्योंकि अब तक कंपनी का रजिस्टर ऑफिस नहीं बना है। तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो कंपनी ने 30 दिन के अंदर अंदर अपना रजिस्टर ऑफिस बना लेना है और उसका वेरिफिकेशन कंपनी ने सबसेक्शन 2 सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन कर देना है कि आओ आरओसी हमारा ऑफिस वेरीफाई कर दो। तो अगर कंपनी ने अपना रजिस्टर ऑफिस वेरीफाई करवा के नहीं लिया है सबसेक्शन 2 के अंदर, सबसेक्शन 1 के अंदर रजिस्टर ऑफिस बनाओ 30 दिन के अंदर ये बोला था, और सबसेक्शन 2 में ये बोला था कि आप अपना रजिस्टर ऑफिस जो भी आपने बनाया है 30 दिन के अंदर उसका वेरिफिकेशन करवा के ले लो। उसका टाइम लिमिट क्या है? उसका टाइम लिमिट भी 30 दिन ही है। तो सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12 दोनों साथ में रीड करते हैं तो हमको क्या समझता है कि कंपनी ने 30 दिन के अंदर अंदर अपना रजिस्टर ऑफिस बनवा के भी लेना है और उसका रजिस्टर ऑफिस का वेरिफिकेशन भी फाइल कर देना है। अब वेरिफिकेशन कब आरओसी करता है वो उसकी बात है, ठीक है। तो अगर कंपनी ने ये दो बातें नहीं की है, अगर कंपनी ने ये दो बातें नहीं की है तो कंपनी क्या नहीं कर सकती? कंपनी पहले अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती या फिर अपना बोरोइंग पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती या फिर अपना बोरिंग पावर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर सकती। क्लियर है? पक्का। नेक्स्ट वन सबसेक्शन 2 एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन। मतलब आपने इस रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं किया देन कंपनी शैल बी लायबल टू द पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू द पेनल्टी ऑफ ₹1,000 रुपी फॉर द ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपी। तो पेनल्टी कितना लगाया है? नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर याद रखना है तो रख लो, एमसीक्यू के लिए वगैरह पूछा जाए तो आपको आ सकता है। तो पेनल्टी यहाँ पे लगाई है, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई है, उन्होंने डायरेक्टली पावती लगाई है 50,000 की, मतलब 50,000 की पावती आपकी फट सकती है डायरेक्टली। अब तो नहीं बोला है, 50,000 की डायरेक्ट पावती फटेगी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो है उनके ऊपर पावती फटेगी, किसकी बोलो? उनके ऊपर पावती फटेगी ₹1000 पर डे, 1000 पर डे की पावती फटेगी, ठीक है ना। लेकिन ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम जा सकता है आपका 1 लाख रुपयों का, ठीक है ना। अब बोलेंगे सर बस इतना ही? नहीं, अब तक पेनल्टी खत्म नहीं हुई है। ये एक सेक्शन है पेनल्टी का, अब ये एक सेक्शन लग गया वेयर नो डिक्लेरेशन मस्ट बी फाइल विद द रजिस्ट्रार अंडर क्लॉज ए। तो यहाँ पे देखो ये जो क्लॉज ए है सेक्शन 1, सेक्शन 1 जो है उसका क्लॉज ए। अब अगर आपने ये डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया तो उसके लिए ये पेनल्टी है, ठीक है ना। मतलब ये तो पेनल्टी लगेगी, साथ साथ ये भी पेनल्टी लगेगी। आर गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आपने सेक्शन नंबर 10 ए का कंप्लायंस नहीं किया तो आपको सबसेक्शन 2 के अंदर पेनल्टी लगेगी, और साथ साथ उसके क्लॉज ए को फुलफिल नहीं किया तो आपको अगेन सबसेक्शन 3 में और पेनल्टी लगेगी। क्या पेनल्टी क्या है? देखो अगर आपने 180 दिन के अंदर डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया, ओके, तो रजिस्ट्रार हैज अ रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन इन बिजनेस। तो रजिस्ट्रार ऐसे सोच लेगा कि आपका कोई बिजनेस ही नहीं है कंपनी के अंदर, आपने बस ये शाम कंपनी, अपनी बस फेक कंपनी बनाई है, और विदाउट प्रिजुडाइज टू सबसेक्शन 2 इनिशिएट एक्शन फॉर द रिमूवल ऑफ द कंपनी। मतलब आपकी कंपनी को रिमूव करने का भी ऑर्डर पास कर सकता है विदाउट प्रिजुडाइज टू सबसेक्शन 2। मतलब सबसेक्शन 2 की पेनल्टी तो लगेगी, मतलब उसको हम लोग बाजू में ना रखते हुए, ऐसा नहीं कि सबसेक्शन 2 की पेनल्टी नहीं लगेगी। कौन सी सबसेक्शन की 2? ये जो अभी मैंने यहाँ पे बताई, ये तो आपको पेनल्टी लगेगी, ये तो पेनल्टी आपको लगेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या हो सकता है? रजिस्ट्रार आपके कंपनी का नाम हटाने का एक्शन इनिशिएट कर सकता है। इनिशिएट बोला है मतलब आपकी कंपनी का नाम अपने रजिस्टर से हटाने का एक्शन चालू कर सकता है, ठीक है। कब लगेगी पेनल्टी? जब आपने डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया 180 दिन के अंदर। बस ये क्लॉज ए के लिए पेनल्टी लगाई है। क्लियर है? पक्का। नेक्स्ट, एज पर रूल 23A, अब ये डिक्लेरेशन कैसे फाइल करना है ये रूल 23A में बताया है। ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन 2014 अ डिक्लेरेशन अंडर 10A by the director shall be in a prescribed form with the prescribed fee content shall be verified by the, अगेन आपको काम दे रहा हूं मैं, कंपनी सेक्रेटरी से वो कंटेंट वेरीफाई करके ले लो, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है उनसे वो कंटेंट वेरीफाई करके ही आप सबमिट करोगे। मतलब आपके कंपनी के जो सब्सक्राइबर है उन्होंने पैसा पे किया है नहीं किया है, वो उसके रिकॉर्ड चेक करने का जो आपका पावर है वो आपके सीए, सीएस और सीडब्ल्यू इन प्रैक्टिस को दिया है। इन तीनों में से किसी से भी आप उसको वेरीफाई करके फिर आप आरओसी के पास सबमिट कर सकते हो।
provided that in case of a company pursuing objects requiring registration or approval from the sectoral regulations such as the Reserve Bank of India, SEBI, etc., registration approval as the case may be from such regulator shall be obtained and attached विद डिक्लेरेशन। मतलब अगर आपको सेबी का अप्रूवल लगता है या फिर आपको आरबीआई का अप्रूवल लगता है, मतलब ये किसके बारे में बोला, बैंकिंग कंपनीज के बारे में बोला है, तो वो भी अटैचमेंट वहां पे कर दो। इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ, इसको आप काट सकते हो, ठीक है। चलो सो वापस एक बार रिवाइज करते हैं यहाँ पे कि क्या बोला है सेक्शन नंबर 10A में। चलो तो सेक्शन नंबर 10 आपको क्या बता रहा है, सेक्शन नंबर 10A क्या बताता है, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि अनलेस कंपनी ने क्या करना है, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन within the period of 180 days, okay, file a declaration by directors of company to ROC। क्या लिखते हुए, क्या लिखना है, that subscribers has paid full amount on shares held by them, ठीक है ना। ये डिक्लेरेशन फाइल करना है आरओसी के पास 180 दिन के अंदर, एंड और क्या करना है आपने, और क्या करना है, एंड फाइल्ड विथ आरओसी वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। ये दो बातें आपने करनी है, जब तक ये नहीं करेंगे कंपनी कैन नॉट, कंपनी क्या नहीं कर सकती, दो रिस्ट्रिक्शन डाले हैं कंपनी के ऊपर। एक रिस्ट्रिक्शन डाला है दैट कैन नॉट कमेंस ऑपरेशन और आई कैन से बिजनेस, एंड क्या नहीं कर सकती, एंड कैन नॉट एक्सरसाइज बोरोइंग पावर्स, कैन नॉट एक्सरसाइज बोरोइंग पावर्स। क्लियर है, पक्का। एंड यहाँ पे हम लोग पेनल्टी लिखेंगे अभी, इसके नीचे पेनल्टी क्या है, फेल टू कंप्लाई विथ सेक्शन 10A। मैं जानबूझ के सेक्शन नंबर लिख रहा हूं बिकॉज नीचे अभी और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर का रेफरेंसेस देंगे। तो फेल टू कंप्लाई विथ सेक्शन 10A फुल, पूरा आपने फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी क्या है बोलो आपके ऊपर, पेनल्टी लगाई है कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कंपनी को पेनल्टी है, ओके, ₹50,000 की एक पावती फटेगी, ठीक है ना। एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर ₹1,000 पर डे, लेकिन ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम ₹1 लाख तक आपकी पेनल्टी हो सकती है, ठीक है। अब पेनल्टी में और एक बात यहाँ पे उन्होंने जोड़ दी है, ठीक है। अगर आपने क्लॉज ए, अब ये क्या है, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी, ओके, सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए एंड क्लॉज बी, अगर आपने क्या नहीं किया, अगर आपने क्लॉज ए का कंप्लायंस नहीं किया, लिखूंगा मैं क्लॉज ए, इसको मैं जोड़ता हूं यहाँ पे, इफ नॉट कंप्लाइड विथ क्लॉज ए देन पेनल्टी, एडिशनल पेनल्टी क्या है, ओके, सेक्शन, ये पेनल्टी तो है, ओके, ये पेनल्टी भी लगेगी यहाँ पे, ऐसा लिखूंगा मैं, दिस पेनल्टी दैट इज सेक्शन नंबर 10A पेनल्टी, इसकी पेनल्टी तो लगेगी, साथ प्लस क्या होगा बोलो, आरओसी में इनिशिएट एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ कंपनीज नेम फ्रॉम रजिस्टर, ओके, रजिस्टर से नाम हटाने की कोशिश करेगा। अब आप बोलेंगे सर
क्लॉज ए के लिए अलग से पेनल्टी बोलिए, तो क्लॉज बी के लिए अलग से पेनल्टी नहीं है क्या? ठीक है, तो आपको क्लॉज बी के लिए अलग से पेनल्टी अगर चाहिए, ओके, तो वो पेनल्टी आपको सेक्शन नंबर 12 में बताई गई है। ठीक है ना, देखो आपको यहाँ पे ही सेक्शन नंबर 12 दिखेगा। ठीक है ना, ये देखो सेक्शन नंबर 12 आपके सामने, रजिस्टर ऑफिस। सबसेक्शन 1 में क्या बोला है कि 30 दिन के अंदर आपको रजिस्टर ऑफिस बनाना है, ये रहा सबसेक्शन 1। उसके बाद सबसेक्शन 2 में क्या बोला है, ये देखो यहाँ पे, वेरिफिकेशन ऑफ दी रजिस्टर ऑफिस। तो आपने क्या करना है, 30 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन के बाद आपका वेरिफिकेशन करवा के लेना है। ठीक है, अब इस सेक्शन की पेनल्टी जो है वो आपको यहाँ पे बोली है, यहाँ पे खत्म होकर सेक्शन नंबर 12 खत्म होता है। और यहाँ पे देखो ये पेनल्टीज 11 और 12 में बताई है। 11 में बताया है कि इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 12, देन एवरी ऑफिस इन डिफॉल्ट शैल बी पेनल्टी ऑफ ₹1000 पर डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज एंड ₹1,00,000। ठीक है ना, तो ये 10A में भी आपको सेम बोला है। एंड सेक्शन 12 में क्या बोला है, सबसेक्शन 12 में क्या बोला है, इफ द रजिस्ट्रार हैज अ रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट कंपनी इज नॉट कैरिंग एनी ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, ही मे cause physical verification of the register office of the company in such a manner as may prescribe if any default is found to be made in complying with requirement of subsection 1, that is subsection 1, यानी कि ये वाला कौन सा, कि आपका रजिस्टर ऑफिस ही नहीं है। ओके, इसका अगर आपने डिफॉल्ट किया तो आपके ऊपर पेनल्टी कितनी है, यस, पेनल्टी क्या लगा सकता है आपका, कि आपके कंपनी का नाम हटा सकता है। तो सबसेक्शन 1 एंड 2 वन एंड द सेम, क्योंकि 1 में रजिस्टर ऑफिस बनाओ करके बोल रहे हैं, 2 में उसका वेरिफिकेशन करवाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूं कि अगर आपने क्या नहीं किया है, क्लॉज बी का भी कंप्लायंस नहीं किया है, क्लॉज बी का भी कंप्लायंस नहीं किया है, तो इसकी पेनल्टी भी आपको बताई गई है। ठीक है ना, लेकिन उसकी पेनल्टी क्या है, उसकी पेनल्टी बताई है सेक्शन नंबर 12, ओके, सबसेक्शन 11 में। ठीक है ना, तो पेनल्टी under section 12 subsection 11, that is again action for removal for the name from the register of the companies। ठीक है, तो ये पेनल्टी दोनों सेम ही है, लेकिन एक की पेनल्टी आपको बताई है उसी सेक्शन में, और एक की पेनल्टी आपको क्या बताई है, सेक्शन 12 के सबसेक्शन, सॉरी 11 नहीं, सबसेक्शन 12 में ही है, सॉरी सेक्शन 12 सबसेक्शन 12 में ही आपको ये बताया है। क्लियर है, पक्का, झेपिया? चलो वापस एक बार रिवाइज करता हूं मैं। सेक्शन नंबर 10 है कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, market is very important, unless after incorporation within 180 days company has filed the declaration to the ROC that the subscriber of the company has given whole amount to the company, and company has filed the verification of its register office to the ROC under section 12 subsection 2, company cannot exercise the power of borrowing and company cannot commence its operation on the business। okay, and if the company has failed to comply with the section number 10A, then penalty is ₹50,000 and officer in default for ₹1,000, मैक्सिमम 1 लाख तो जा सकता है। अगर आपने क्लॉज ए में गफला किया हुआ है, क्लॉज ए में अगर आपने क्लॉज ए को आपने कंप्लाई नहीं किया है, तो आरओसी आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर से निकालने का एक्शन इनिशिएट कर सकता है। और सेम गोज विद सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 का भी कंप्लाई, दैट इज क्लॉज बी का नॉन कंप्लाइंस, उसके केस में भी आपका नाम रजिस्टर से हटाने का पावर जो है वो आरओसी अपने पास रखता है, लेकिन वो आपको उस सेक्शन में बताया है, इस सेक्शन में नहीं। मोटा मोटी बात कर ले, आपका नाम कंपनी के आरओसी के रजिस्टर से हट सकता है अगर आपने 10A का कंप्लायंस नहीं किया है। क्लियर है, पक्का? तो ये रहा सेक्शन नंबर 10A आपके सामने। नाउ एक सवाल मेरे पास जरूर आया है, मैंने आपको बताया था कि सेक्शन नंबर 11 जो है वो भी बताता था कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और सेक्शन नंबर 10A ये भी बताता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो लॉ मेकर्स ने एक नया सेक्शन, दैट इज सेक्शन 10A, एक नया नंबर का, एक यूनिक नंबर का सेक्शन ऐड करने के बजाय सेक्शन नंबर 11 में इसको क्यों नहीं लिखा? बिकॉज देखो ना यहाँ पे, अगर अब मैं बात करता हूं इसकी, तो सेक्शन नंबर 11 को अगर मैं देखता हूं, ये रहा सेक्शन नंबर 11, है ना, सेक्शन नंबर 11 को अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखो नाम बताया है कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, और ये ओमिटेड है, मतलब ये निकाला गया है ओमिटेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, जब पहली बार कंपनीज एक्ट अमेंड हुआ था, तो उसी टाइम पे ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो सेक्शन है वो निकाला था। और ये सेक्शन आया था कब? 1/4/2014, तो 1 अप्रैल 2014 को सेक्शन आया था, और 29 मई 2015 को ये सेक्शन हटाया गया।
तो सेक्शन नंबर 11 जो है, ठीक है ना, वो हटाया गया, उसका भी नाम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस था। सेक्शन नंबर 10A जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका भी नाम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अगर मैं उसको ओपन करता हूं तो देखो ये वाला, और ये आया कब से है, 2 नवंबर 2018 से आया हुआ है। स्ट्रेंज है, दोनों सेक्शन का नाम सेम है, लेकिन लॉ मेकर्स ने सेक्शन नंबर 11 में ही उसको डालने के बजाय सेक्शन नंबर 10A करके अलग से सेक्शन डाला। सेक्शन नंबर 11 को अगर मैं ओपन करता हूं तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखता है, ब्लैंक दिखता है। ये सुनो, पूरा का पूरा ब्लैंक है, देखो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो ओमिटेड वर्ड लिखा है, इसको हटा के सेक्शन नंबर 10A के जो भी कंटेंट्स है वो यहाँ पे वो डाल सकते थे। तो लॉ मेकर्स ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया ऐसा, वाई? सोचो इसके बारे में, ऐसा क्यों किया? ऐसा कुछ करने के पीछे कुछ तो पर्पस रहेगा ना, ऐसे ही चलो मुझको 11 पसंद नहीं इसलिए 10A डाल दिया, ऐसा तो नहीं रहेगा, कुछ तो लॉ मेकर्स का इंटेंशन रहेगा इसके पीछे। तो व्हाट कुड बी द इंटेंशन बिहाइंड द लॉ, बिहाइंड दिस एक्शन ऑफ द लॉ मेकर्स? क्या हो सकता है, सोचो इसके बारे में। तो बच्चों इसके पीछे रीजन ये है, देखो अगर मान लेते हैं कि सेक्शन नंबर 11 में ही जो बातें निकल चुकी है वहां पे ही इसको डाल देते हैं, तो डाउन द लाइन अगर मैं 50 साल के बाद देखता हूं, मान लेते हैं 50 साल तक ये कंपनी एक्ट चलता है, 50 साल के बाद अगर मैं डाउन द लाइन इस एक्ट को देखता हूं, तो जब उस टाइम पे ये लोग पढ़ेंगे तो लोगों को ये नहीं लगेगा कि सेक्शन नंबर 11 जो है जिसमें जो कंटेंट है वो नए सिरे से ऐड किए गए हैं। लोगों को तो यही लगेगा सेक्शन नंबर 11 जो है वो कंपनीज एक्ट आने के बाद, मतलब पहली बार जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था उसी टाइम से अस्तित्व में है, मतलब इसी उसी टाइम पे ये सेक्शन वहां पे डाला गया था। लोगों को देखने के बाद नहीं लगेगा कि सेक्शन में 11 देखिए, जैसे कि सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके, मतलब ये सीरीज में सेक्शन आ रहा है, तो ये सेक्शन उसी समय पे आया था जिस समय पे बाकी सारे सेक्शंस भी आए हुए हैं। लेकिन लॉ मेकर्स ने सेक्शन नंबर 10A को अलग से डाला है ना, तो उस चीज को बाइफरकेट करने के लिए, उस चीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए, मतलब सेक्शन नंबर 10A के जो कमेंसमेंट के प्रोविजन है और सेक्शन नंबर 11 के जो कमेंसमेंट के प्रोविजंस थे, उन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनका में उनमें एक यूनिकनेस लाने के लिए लॉ मेकर्स ने सेक्शन नंबर 10A करके एक एडिशनल सेक्शन ऐड किया इंस्टेड ऑफ एडिंग दोस कंटेंट इन सेक्शन नंबर 11। अभी देखो ना हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन 11 निकल चुका है और 10A नया से आया है। इफ यू सी द नोटिफिकेशन डेट, 10A जब आया था वो 2 नवंबर 2018 को आया था यहाँ पे, और जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है वो 1 अप्रैल 2014 को आया था। तो भले ही सेक्शन नंबर 11 नंबर में बाद में आता है, लेकिन नोटिफिकेशन में वो पहले आता है। कौन सा? सेक्शन नंबर 10A। क्लियर? देखो ना, 2 नवंबर 2018 और 2014, 2018 को 10A आया और 2014 में सेक्शन में 11 आया था। तो नंबरिंग में भले ही 10A पहले आता है, लेकिन जो नोटिफिकेशन का डेट है उसमें सेक्शन में 11 उसका बड़ा भाई है, लेकिन वो अभी निकल चुका है। तो ये इस चीज को बाइफरकेट करने के लिए, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए लॉ मेकर्स ने इन दोनों के बीच में एक सेक्शन डाल दिया जिसका नाम था सेक्शन नंबर 10A। हाँ, वो 11A भी बोल सकते थे, लेकिन भैया अभी वो उनका कहना है, आप ये मत पूछो कि सेक्शन 10A क्यों सर, 11A क्यों नहीं सर, 11B क्यों नहीं सर, मेरा नाम M से चालू होता है, 10M क्यों नहीं डाला? वो अभी उनकी बात है, लॉ में किस लिखने के टाइम पे एक स्टैंडर्डनेस लाने के लिए 10A लिख दिया है, ठीक है, ओके। तो ये था इसके पीछे का रीजन, व्हाई 10A नॉट, व्हाई नॉट इंक्लूडेड इन सेक्शन नंबर 11 इटसेल्फ। क्लियर है पक्का? सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 10A क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। अब इसको कॉपी करने का काम आप कर सकते हो, ठीक है ना, नोटबुक में। चलो, सो कॉपी डाउन सेक्शन नंबर 10A, ओके, जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। कम ऑन फास्ट। ढंग से लिखना, मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट।
क्लॉज ए और क्लॉज बी के पेनल्टी को बाइफरकेट जरूर करना, भले ही पेनल्टी सेम है लेकिन अलग अलग सेक्शंस में बताई है, मैंने आपको बताया था पहले ही, ठीक है। तो ये अलग अलग इसमें आती है। चलो, सो माइट भी आपका लिख के हो गया रहेगा। और सेक्शन नंबर 10A भी आपको क्लियर है। मैं अगेन बोलता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप हो सकता है तो आपको इसके ऊपर केस स्टडी भी बना के दे सकते हैं या फिर एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज। ओके।